इकाई 15 बंगाल में तेभागा आंदोलन 1946-1947 ईस्वी। इकाई की रूपरेखा 15.0 उद्देश्य 15.1 प्रस्तावना 15.2 भारत में कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप 1818 ईस्वी से 1946 ईस्वी। 15.3 तेभागा कृषक आंदोलन की प्रकृति 15.4 तेभागा विद्रोह के कारण 15.5 आंदोलन का उद्भव घटना एवं विकास 15.6 तेभागा कृषक विद्रोह के प्रति सरकार की नीति 15.7 तेभागा विद्रोह के परिणाम 15.8 सारांश 15.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 15.10 संदर्भ ग्रंथों की सूची। 15.0 उद्देश्य उक्त इकाई में आप अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषक विद्रोह महत्वपूर्ण अंग रहा है। ये कृषक विद्रोह जो कि विभिन्न समयों एवं परिस्थितियों में भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में हुए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्वरूप माना जाता है। इकाई के अंतर्गत आप ये विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे कि प्रारंभ से ही कृषकों के समक्ष विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं दोष बने रहे जिनका निराकरण सरकार जमींदारों के द्वारा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप कृषकों में असंतोष व विद्रोह उत्पन्न हुआ। इस परिस्थिति से प्रेरित होकर कृषकों ने विद्रोह का सहारा लिया। आप ये अध्ययन करेंगे कि भारत में तेभागा आंदोलन से पूर्व विभिन्न आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दृष्टि से यहाँ केवल संक्षिप्त में उल्लेख रूप में अवलोकन करेंगे कि संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, पूर्वी बंगाल का विद्रोह, मराठा कृषकों का विद्रोह, मोपला कृषक आंदोलन, असम में विद्रोह, पंजाब के किसानों का विद्रोह, चंपारण का सत्याग्रह, रवेड़ा, बारदोली, तेलंगाना, बरली आदि कृषक विद्रोह हुए जिन्होंने बंगाल में तेभागा कृषक विद्रोह को प्रेरित एवं प्रभावित किया। पृष्ठ 204 बंगाल में जो तेभागा विद्रोह हुआ उसे प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारणों ने सहयोग प्रदान किया था। उन सब कारणों का विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक विवेचन करेंगे। इस इकाई में आप ये अध्ययन करेंगे कि तेभागा आंदोलन का क्या स्वरूप रहा। इसी भांति आप इस विचारधारा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे कि तेभागा कृषक आंदोलन का उद्भव किस प्रकार हुआ, इस काल में क्या घटनाएं घटित हुईं, सरकार, जमींदारों आदि की क्या नीति रही तथा इस विद्रोह की क्या प्रगति का स्वरूप बना रहा। इकाई के अंतर्गत इस दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा कि तेभागा विद्रोह का भारतीय इतिहास एवं कृषक आंदोलन के क्षेत्र में क्या महत्व माना जाता है। 15.1 प्रस्तावना आदिकाल से सभ्यता के निर्माण के समय के साथ कृषि प्रमुख आधार रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट है कि भारत का बहुसंख्यक वर्ग कृषकों का है। आधुनिक भारतीय इतिहास एवं भारत में हुए कृषक आंदोलनों की दृष्टि से भारत में अंग्रेजी राज्य का एक प्रमुख अंग भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था। अंग्रेजी शासनकाल में नवीन भू राजस्व नीति ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए थे। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था, व्यापारिक एवं उद्योगों के विनाश के प्रति उदासीनता की नीति ने किसानों की संख्या में वृद्धि को संभव बनाया था। इस वर्ग का ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त जमींदारों, साहूकारों आदि के द्वारा अत्यधिक शोषण किया जाने लगा। भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल में तेभागा कृषक आंदोलन हुआ, उसका ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। ऐतिहासिक रूप में ये तथ्यपूर्ण है। बंगाल में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के शासनकाल में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। परिणाम स्वरूप बंगाल प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में भू राजस्व की व्यवस्था को स्थायी आधार पर लागू किया गया था, जिसके अनुसार ये व्यवस्था अंग्रेजी सरकार व जमींदारों के मध्य स्थापित की गई थी। जमींदारों को निश्चित लगान निश्चित समय पर नियमित रूप में स्थायी आधार पर अंग्रेजी कोष में जमा कराने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के कारण किसानों को भूमि पर प्राकृतिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा और जमींदार भूमि पर किसानों से जो खेती करवाते थे उसमें शोषण की नीति को अपनाया जाता था। किसानों से परिश्रम अधिक व पारिश्रमिक कम दिया जाता था। किसानों से अत्यधिक लगान की वसूली की जाती थी, जिसके आधार पर ही जमींदार लगान अंग्रेजी कोष में जमा करवाते थे। इस परिस्थिति में कृषकों के शोषण की स्थिति को प्रोत्साहन मिला था।
इसके अतिरिक्त कृषकों को लगान का भुगतान करने, कृषि उपकरण खरीदने, बीज, खाद आदि के उद्देश्य से साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर ऋण लेना होता था, अतः इस वर्ग के द्वारा भी शोषण किया जाता था। इस परिस्थिति के फलस्वरूप बंगाल में तेभागा कृषक विद्रोह को प्रोत्साहन मिला। पृष्ठ 205। 15.2 भारत में कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप 1818 ईस्वी से 1946 ईस्वी। बंगाल में तेभागा कृषक विद्रोह यद्यपि 1946 ईस्वी में प्रादुर्भावित हुआ, तथापि इससे पूर्व भारत में हुए कृषक आंदोलनों के संक्षिप्त इतिहास की विवेचना करना आवश्यक है। 1818 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच भारत के अनेक प्रांतों में कृषक आंदोलन हुए। कृषक आंदोलनों की श्रेणी में 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का प्रादुर्भाव हुआ था। 1857 ईस्वी में अवध और उत्तर प्रदेश के कृषकों ने अंग्रेजी शासन व जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह को प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारी बंगाल और बिहार में कृषकों से भूमि प्राप्त करके नील की खेती करने लगे थे। अंग्रेजों का ये वर्ग कृषकों का शोषण व अत्याचार किया करता था। इस स्थिति में उत्तेजित होकर बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों के कृषकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे। इसका परिणाम भी कृषकों के हित में हुआ कि विद्रोह से तंग आकर अंग्रेजी सरकार ने नील आयोग की नियुक्ति की, जिसके द्वारा किसानों की कठिनाइयों का निराकरण किया गया। इस विद्रोह के अंतर्गत पाबना व बोगरा का कृषक विद्रोह ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1875 ईस्वी में दक्षिण के किसानों ने महाराष्ट्र में मारवाड़ी साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1896 से 1900 ईस्वी के मध्य पंजाब में सरकार के लगान संबंधी कानूनों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध कई स्थानों पर कृषकों ने संघर्ष किया। 1917-18 ईस्वी में चंपारण और खेड़ा में किसानों ने महात्मा गांधी के सहयोग से शांतिपूर्ण आंदोलन किया। 1919 ईस्वी में महाराष्ट्र के इलाके खेड़ा के किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1928-29 ईस्वी और 1930-31 ईस्वी में गुजरात के बारदोली जिले में किसानों ने आंदोलन किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। इसी भांति स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व साम्यवादियों के प्रभाव के कारण किसानों के सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों में तेलंगाना आंदोलन, तेभागा विद्रोह तथा वर्ली विद्रोह प्रमुख थे। इस प्रकार भारतीय किसानों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विभिन्न आंदोलन प्रारंभ किए गए। 15.3 तेभागा कृषक आंदोलन की प्रकृति। आधुनिक भारतीय इतिहास एवं अंग्रेजी शासनकाल में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हुए कृषक आंदोलन के विशेष संदर्भ में बंगाल में कृषक आंदोलन का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप रहा है। बंगाल में कृषकों के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन था। तेभागा दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें कृषकों को अपने कुल उत्पादन का 1/2 हिस्सा भू राजस्व के रूप में जोतदार को, जो कि धनिक कृषक वर्ग था, जिनका भूमि पर अधिकार होता था, को भुगतान करना होता था। जबकि फसल के भागीदार कृषक ये मांग कर रहे थे कि कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा वे अपने पास रखें। तेभागा से प्रभावित कृषकों ने अपने शोषण, अत्याचारों, कठिनाइयों, समस्याओं के विरुद्ध एवं उनके निराकरण हेतु अंग्रेजी सरकार एवं भूमि से संबंधित विभिन्न वर्गों के अधिकारियों के विरुद्ध 1946-47 ईस्वी में सक्रिय आधार पर विद्रोह प्रारंभ किया था। पृष्ठ 206। कृषकों की विभिन्न श्रेणियां थीं। वर्गदार अर्थात फसल के भागीदार, अधियार अर्थात निर्धन कृषक, धनी कृषक या जोतदार आदि। जो कृषक दयनीय एवं शोषण की स्थिति में थे, उन्होंने जोतदार, साहूकारों, व्यापारियों, अंग्रेजी प्रशासकों के विरुद्ध आंदोलन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व फसल के भागीदार कृषक निरंतर रूप में ये मांग कर रहे थे कि कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा उन्हें प्राप्त हो और लगान में कमी की जाए। इस आंदोलन का ये स्वरूप रहा कि ये विद्रोह अपने प्रभाव तथा विस्तार की दृष्टि से सीमित आंदोलन था। तेभागा विद्रोह उन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया था जबकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी एवं उपमहाद्वीप का विभाजन होने वाला था। तेभागा आंदोलन की ये प्रकृति रही कि कृषकों को संगठित करने, उन्हें विद्रोह करने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से विभिन्न संगठनों का सक्रिय सहयोग मिला था। इस दृष्टि से वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी,
जो कि भारतीय कम्युनिस्ट दल की प्रमुख पार्टी थी और जिन्हें नलिनी गुप्ता एवं मुजफ्फर अहमद का नेतृत्व प्राप्त था, ने कृषकों को अपनी उचित मांगों को मनवाने व शोषण अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्रोह हेतु प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार रैयत कृषक सभा अर्थात टेनेंट्स एंड पीजेंट्स एसोसिएशन, द कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल किसान सभा का विशिष्ट योगदान रहा। कृषक विद्रोह की ये उल्लेखनीय प्रकृति रही कि 1945 ईस्वी तक द किसान सभा निर्धन कृषक का शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण संगठन बन गया था, जिसने कि प्राकृतिक प्रकोपों के समय सहायता कार्यों को संपन्न किया। इस स्थिति में कृषक विद्रोह को प्रभावी स्वरूप प्राप्त हुआ। तेभागा कृषक विद्रोह का ये भी महत्वपूर्ण स्वरूप रहा कि वास्तविक आंदोलन सितंबर 1946 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस समय कृषकों की ये प्रत्यक्ष कार्यवाही रही कि कृषकों को कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा प्राप्त हो। तेभागा कृषक विद्रोह का ये भी स्वरूप रहा कि ये विद्रोह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका, तथापि आंदोलन के दूरगामी परिणाम संभव हुए। 15.4 तेभागा विद्रोह के कारण। बंगाल में 1946-47 ईस्वी के बीच जो कृषक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को निम्न परिस्थितियों ने सक्रिय योगदान दिया था। 1. कृषकों की अव्यवस्थित दशा। तेभागा आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण कृषकों की दयनीय एवं अव्यवस्थित स्थिति होना था। बंगाल में भिन्न भिन्न स्तर के कृषक थे। इस दृष्टि से वर्गदार, निर्धन कृषक, धनी कृषक प्रमुख थे। इनमें वर्गदार या फसल के भागीदार और निर्धन कृषक या अधियार वर्ग की स्थिति काफी शोचनीय थी। इन कृषकों के द्वारा वास्तविक रूप में परिश्रम एवं कृषि कार्य किया जाता था और उन्हें लगान का भुगतान उनके कुल उत्पादन के औसत का अधिक हिस्सा देना होता था। उनका शोषण व अत्याचार बना हुआ था। इसी प्रकार कृषकों को निवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद, बीज, उपकरण लेने की सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। उन्हें साहूकारों से ऋण लेना होता था, जिससे वे अधिक गरीब बन गए थे। इस और सरकार व संबंधित अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार के राहत व सुविधा के कार्य नहीं किए गए थे। परिणाम स्वरूप कृषकों में असंतोष एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उनके वशीभूत होकर उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। पृष्ठ 207। 2. खाद्यान्नों की कमी एवं मूल्यों में वृद्धि। बंगाल में 1943 ईस्वी में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे खाद्यान्न की अत्यधिक कमी और उसके मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई थी। 1939 ईस्वी की तुलना में 1944 ईस्वी तक कृषकों और मजदूरों की मजदूरी अर्थात पारिश्रमिक कम और खाद्यान्नों की कीमतें अधिक बढ़ीं। इस स्थिति में भी कृषक व सामान्य व्यक्ति अव्यवस्थित स्थिति में हो गया था। इस स्थिति को सामान्य बनाने में सरकार के द्वारा किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए थे। परिणाम स्वरूप कृषकों में असंतोष बढ़ा। यहाँ एक तालिका दी गई है। इससे ये स्थिति इस रूप में स्पष्ट हो जाती है कि कृषकों के पास जो संग्रहित खाद्यान्न था, उसे सरकार द्वारा कम मूल्य पर खरीदकर ऊंचे दामों में बेचा गया, जिससे किसानों को आर्थिक हानि हुई। इस स्थिति में किसानों ने विद्रोह किया। तालिका इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, वर्ष 1939 खाद्य सामग्री का मूल्य 93, सन 1939-40 कृषि मजदूरी 100। क्रम संख्या 2, वर्ष 1940 खाद्य सामग्री का मूल्य 100 रुपये, सन 1940-41 कृषि मजदूरी 110 रुपये। क्रम संख्या 3, वर्ष 1941 खाद्य सामग्री का मूल्य 109 रुपये, सन 1941-42 कृषि मजदूरी 115 रुपये। क्रम संख्या 4, वर्ष 1942 खाद्य सामग्री का मूल्य 160 रुपये, सन 1942-43 कृषि मजदूरी 125 रुपये। क्रम संख्या 5, वर्ष 1943 खाद्य सामग्री का मूल्य 385, सन 1943-44 कृषि मजदूरी 130 से 300 रुपये। क्रम संख्या 6, वर्ष 1944 खाद्य सामग्री का मूल्य 280 रुपये, सन 1944-45 कृषि मजदूरी 400 से 500 रुपये। ये तालिका भारत सरकार अकाल इंक्वायरी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट 1945 ईस्वी में दर्शाई गई है। 3. कृषकों का शोषण। कृषकों का अत्यधिक शोषण भी विद्रोह का अन्य कारण संभव हुआ था।
कृषकों को कम पारिश्रमिक उत्पादन का कम लाभ मिलने के अतिरिक्त उनका शोषण इस रूप में भी विद्यमान था कि उन्हें भूमि से किसी भी प्रकार का आरोप लगाकर बेदखल कर दिया जाता था। वे जो ऋण साहूकारों से लेते थे वो अधिक रूप में खाते में लिख लिया जाता था। ऋण की ब्याज दर ऊंची होती थी। ऋण की वसूली कठोरता से की जाती थी। इसके कारण कृषकों का शोषण होता था। इस स्थिति में कृषकों में असंतोष व विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 4. भू राजस्व की अत्यधिक वसूली। बंगाल में भूस्वामियों, जमींदारों एवं सरकार के द्वारा कृषकों से जो भू राजस्व प्राप्त किया जाता था वो कृषकों द्वारा उत्पादित उपज आमदनी के अनुपात से अधिक होता था, जो 1/2 व उससे अधिक होता था, जबकि कृषक ये मांग कर रहे थे कि उन्हें 2/3 उत्पादन का हिस्सा प्राप्त हो। इसी मुद्दे को लेकर कृषकों व सरकार अथवा भूमि संबंधी अधिकारियों के बीच मतभेद, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। इस परिस्थिति में कृषकों ने आंदोलन करने की नीति को अपनाया। 5. भू राजस्व के अतिरिक्त आर्थिक भार। कृषक भू राजस्व के अलावा अन्य प्रकार के करों के भार से भी दबे हुए थे। उन पर करारोपण का भार था। कृषकों को विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त कर जैसे मेले, त्योहार एवं सामाजिक धार्मिक अवसरों पर कर, पथकर, डाक, व्यय, जन्म, मृत्यु आदि शुल्कों के भी भुगतान करने होते थे, जिसके कारण आर्थिक भाव बढ़ गया था। कृषकों को इसका दोषी पाए जाने पर कठिन यातनाएं दी जाती थीं। इस स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भी कृषकों ने विद्रोह किया। पृष्ठ 208। 6. पुलिस, न्यायालयों व सरकारी तंत्रों का असहयोग। कृषकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कठिनाई पूर्ण स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार, पुलिस व न्यायालय का सहयोग व संरक्षण प्राप्त नहीं था। इसके विपरीत ये संस्थाएं जमींदारों, साहूकारों व बिचौलियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करती थीं। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति काफी गंभीर व शोचनीय बन गई थी। इस स्थिति में जमींदार, तालुकदार, जोतदार, साहूकार शक्तिशाली एवं प्रभावशाली हो गए थे। इस अव्यवस्थित स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कृषकों ने आंदोलन किया। 7. आवागमन, संचार के साधनों का अभाव। बंगाल के कृषक क्षेत्रों में आवागमन व संचार साधनों का पूर्ण अभाव था। इस क्षेत्र में सरकार व जमींदारों के द्वारा सुधार पूर्ण कार्य नहीं किए गए थे। इस स्थिति में कृषकों के लिए अपने उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने, सूचनाएं व जानकारी प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां महसूस होती थीं। परिणाम स्वरूप कृषकों ने इन सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंदोलन प्रारंभ किया। 8. राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। तेभागा कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी प्रोत्साहन मिला था। इस समय जबकि भारत में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप 1942-43 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थितियां बनी हुई थीं, उस वातावरण में इस आंदोलन को विशेष बल मिला। कृषकों ने इससे प्रेरणा प्राप्त करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की नीति को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप 1946-47 ईस्वी में कृषकों का विद्रोह प्रारंभ हो सका। 9. भारत के अनेक प्रांतों को कृषक आंदोलन से प्रेरणा। बंगाल में 1946-47 ईस्वी में जो कृषक आंदोलन हुआ, उससे पूर्व भारत के अनेक प्रांतों में कृषक आंदोलन घटित हो चुके थे। इन कृषक आंदोलनों में संथाल विद्रोह, अवध और उत्तर प्रदेश के विद्रोह, चंपारण विद्रोह, बारदौली, तेलंगाना के विद्रोह उल्लेखनीय हैं। इन विद्रोहों में कृषकों की लगभग समान दोषपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थीं, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था। इसी प्रकार तेभागा प्रभावित कृषकों ने भी ये प्रेरणा प्राप्त कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने, शोषण, अत्याचार से मुक्त होने के उद्देश्य से विद्रोह की नीति को अपनाया था। 10. विभिन्न संगठनों का नेतृत्व। तेभागा कृषकों को विभिन्न सहयोगी संगठनों का सक्रिय सहयोग एवं नेतृत्व प्राप्त होने के कारण भी इस विद्रोह को विशेष बल मिला। इस दृष्टि से बंगाल के कम्युनिस्ट आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और उनके द्वारा स्थापित वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, इसी भांति रैयत कृषक सभा, द कृषक प्रजा पार्टी का सक्रिय योगदान मिला। इस क्षेत्र में विशेष रूप में कृषक प्रजा पार्टी ने अपना विशेष प्रभाव स्थापित किया, जिससे समर्थकों व सदस्यों की संख्या 1944 ईस्वी में 77,629 हो गई थी। इस सभा में शिक्षक, जोतदार परिवार के लोग,
विशेष रूप में सम्मिलित थे। इन्होंने कृषकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करके उन्हें उचित पारिश्रमिक उत्पादन का हिस्सा अधिकार दिलाने एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करने के प्रयास किए। इन परिस्थितियों में कृषक आंदोलन को सक्रिय आधार मिला। 1945-46 ईस्वी तक द किसान सभा गरीब कृषकों की शक्तिशाली संस्था व संगठन बन गई थी। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों में तेभागा कृषक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला था। पृष्ठ 209। 15.5 आंदोलन का उद्भव, घटनाएं एवं विकास। उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि बंगाल में तेभागा कृषकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्यपूर्ण है कि ये आंदोलन सितंबर 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम अपनी वास्तविक स्थिति में कृषकों के द्वारा प्रादुर्भावित हुआ। अतः आंदोलन का उद्भव क्रियान्वित रूप में सितंबर 1946 ईस्वी से माना जा सकता है। यद्यपि इस विद्रोह की ज्वाला पहले से ही विद्यमान थी, तथापि इसे तात्कालिक स्वरूप सितंबर 1946 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुआ जबकि फसल के भागीदार कृषकों ने प्रत्यक्ष रूप में ये मांग उठाई कि उनके पास कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा रहना चाहिए और वे जोतदार को उत्पादन का आधा लगान की धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे। इस मांग के साथ वास्तविक संघर्ष की शुरुआत हुई। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। इस दृष्टि से उत्तर पश्चिम में अटवारी, दिनाजपुर आदि गांवों में कृषकों के द्वारा बरगदार अपनी काटी हुई फसल अपने स्वयं के खमर फसल से उत्पादित माल निकालने में ले गए थे, न कि जोतदार के यहाँ जैसा कि वे किया करते थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया। परिणाम स्वरूप कृषकों व पुलिस के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय किसान सभा व कम्युनिस्ट नेताओं के द्वारा कृषकों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। दिसंबर 1946 ईस्वी तक ये आंदोलन काफी स्थानों पर प्रभावशाली रूप में विस्तृत हो गया था। इस समय लगभग 1000 किसान सभा कार्यकर्ता और कृषक नेतागण गिरफ्तार कर लिए गए थे। जनवरी 1947 ईस्वी में कृषकों ने पुलिस स्टेशन व पोस्ट ऑफिस पर हमला किया। उन्होंने जमींदार की कचहरी या कार्यालय पर अधिकार कर लिया। इस समय हजों गांव के कृषकों ने हिंसात्मक आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तेभागा आंदोलन में दिनाजपुर क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र था। इस क्षेत्र के हजबंशी फसल के भागीदार किसान या शेयर कार्पर्स और संथाल भूमिहीन मजदूरों को इस आंदोलन में शामिल किया गया और ये मांग रखी गई कि उनके द्वारा उत्पादित फसल उनके पास ही रहेगी। जलपाईगुड़ी में तेभागा आंदोलन अत्यधिक प्रभावशाली था। यहाँ संतल एवं ओन जाति के किसानों ने चुंगी का भुगतान न करने, फसल को अपने यहाँ रखने का आह्वान किया। इस समय जोतदार भाग छूटे। कुछ मजदूरों ने भी इस आंदोलन में बरगदर कृषकों के साथ अपने को शामिल कर लिया, जिससे तेभागा विद्रोह शक्तिशाली हो गया। बरगदर किसानों अर्थात ऐसे किसान जिनके पास भूमि के अधिकार नहीं थे का ये संघर्ष इतना प्रभावशाली था कि बंगाल की सरकार को ये महसूस हुआ कि कृषकों की समस्याओं पर शीघ्र विचार किया जाए। इस स्थिति के फलस्वरूप बंगाल की सरकार के द्वारा बरगदर्स बिल लागू किया गया। इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि बरगदर्स किसानों हेतु भूमि पर अधिकार व सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कृषक अपने पास 2/3 उपज का हिस्सा रख सकेंगे और जोतदार को वे 1/3 भाग का भुगतान करेंगे। ये अस्थायी व्यवस्था थी। इससे स्पष्ट है कि तेभागा आंदोलन को अपने प्रथम स्तर पर सफलता प्राप्त हुई थी। बंगाल सरकार के द्वारा बिल का जो गजट नोटिफिकेशन किया गया वो बरगदर वर्ग के किसानों को संतुष्ट नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप फरवरी 1947 ईस्वी में आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया, लेकिन इस समय पुलिस के दमनकारी तरीकों के कारण आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। कृषकों से ये कहा गया कि वे अपने आप को समर्पित कर दें। पृष्ठ 210। 20 फरवरी के दिन खानपुरा नामक स्थान पर जबरदस्त मुठभेड़ कृषकों व पुलिस के मध्य हुई। किसान सभा व कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने खाइयां खोद रखी थीं, जिससे पुलिस के आक्रमणों, दमनकारी नीतियों का सामना किया जा सके। इस प्रकार की घटना थुमनिया नामक स्थान पर घटित हुई। कई किसान मृत्यु को प्राप्त हुए एवं बंदी बना लिए गए। इसी भांति महाबारी, कजापुर आदि स्थानों पर भी मुठभेड़ व संघर्ष की घटनाएं घटित हुईं, लेकिन मार्च 1947 ईस्वी के बाद से तेभागा आंदोलन कमजोर होता चला गया। राजनीतिक परिस्थितियों एवं सरकार की दमनकारी नीति के फलस्वरूप ये आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका।
15.6 तेभागा कृषक विद्रोह के प्रति सरकार की नीति। तेभागा आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाओं के विवेचन से ये तथ्यपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि बंगाल की सरकार की इस आंदोलन के प्रति दमनकारी नीति का स्वरूप रहा। बंगाल की सरकार ने तेभागा कृषकों के साथ किसी प्रकार की सौहार्दपूर्ण वार्ता सभाएं करने का प्रयास नहीं किया। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति प्रत्यक्ष नीति को क्रियान्वित आधार देने का प्रयास किया था। इस नीति के अंतर्गत सरकार की ये नीति रही कि आंदोलनकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। बंगाल की सरकार ने यद्यपि प्रारंभ में आंदोलन व आंदोलनकर्ताओं के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अस्थायी रूप में बरगदर्स बिल को लागू करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य किसानों को संतुष्ट करना व आंदोलन को शिथिल बनाना था। लेकिन यह आंदोलन निरंतर रूप में बढ़ता चला गया। सरकार के द्वारा पुलिस का विशेष रूप में सहयोग लिया गया, जिस दृष्टि से पुलिस ने आंदोलनकारियों के प्रति हिंसात्मक नीति व दमनकारी नीति को अपनाया। इस नीति के अंतर्गत आंदोलनकर्ताओं को पकड़ने, उन पर डंडे बरसाने, गोलियां व आंसू गैस छोड़ने की नीति को अपनाया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलनकर्ताओं का धैर्य मनोबल टूट गया एवं आंदोलन कमजोर होता चला गया। यद्यपि आंदोलनकर्ताओं को किसान सभा व कम्युनिस्टों का सहयोग प्राप्त हुआ, लेकिन मुस्लिम व धनिक वर्ग से संबंधित कृषकों ने तेभागा आंदोलनकर्ताओं को सहयोग प्रदान नहीं किया। इस स्थिति के कारण सरकार की नीति को विशेष बल मिला। सरकार को इसमें सफलता इस रूप में प्राप्त हुई कि आंदोलनकारियों की गतिविधियों का सरलतापूर्वक दमन कर दिया गया। 15.7 तेभागा विद्रोह के परिणाम। तेभागा आंदोलन के विद्रोहियों को अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता प्राप्त हो सकी थी, जिसे सीमित सफलता कहा जा सकता है। तेभागा आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य केवल इस सीमित मांग पर आधारित था कि जो कृषक या फसल के भागीदार अर्थात वर्गदार शेयर कॉर्पर्स हैं, उन्हें ये अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए कि वे उत्पादन का 2/3 हिस्सा अपने पास रखें। इस संबंध में आंदोलनकारियों हेतु केवल उन कृषकों को जिनके पास भूमि के अधिकार नहीं थे व जिन्हें बरगदर्स कहा जाता था, उनके लिए बरगदर्स बिल पारित कर उन्हें उक्त मांग के अनुसार सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन विभिन्न वर्गों से संबंधित कृषकों को इससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होना था। इस